सन 1887 दिसंबर का महीना। मौसम बेहद ही खराब। पिछले 2 दिनों से बर्फीला तूफान भी किसी भयानक नाग की तरह फन फैलाए हुए खड़ा था। देखकर नहीं लग रहा था कि वो तूफान थमने वाला है। धुंधले आसमान से बर्फबारी जारी थी। चारों तरफ के मकानों की ढलवा छतों से बर्फ फिसलकर जमीन में गिर रही थी। मैं शेरलॉक के साथ उसके स्टडी रूम में बैठा हुआ था। शेरलॉक का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। उसका ड्रेसिंग गाउन उसकी बाहों के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और कमरे में चारों तरफ उसके फेवरेट सिगार का धुआं फैला हुआ था। उस धुएं की थरथराते आवरण के पीछे फायरप्लेस में जल रही आग की लपटें कुछ अजीब सी लग रही थी। उस दिन दिसंबर की 30 तारीख थी। मैंने शेरलॉक से पूछा कि कहीं कोई नया केस तो नहीं आया है जो वो इतना मुरझाया हुआ सा है, लेकिन इसके जवाब में शेरलॉक बस मुस्कुरा कर रह गया। वैसे ये साल शेरलॉक के लिए काफी अच्छा रहा था। इस साल उसने कई सनसनीखेज रहस्यों का पर्दाफाश किया था और मेरे लिए तो ये साल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने 2 महीने पहले ही मैरी मॉस्टन से शादी कर ली थी। हालांकि शेरलॉक अपने आदत के मुताबिक हम पर टॉन्ट मारे बिना नहीं रह पाया था। खैर, मैं शेरलॉक के स्टडी रूम में काफी देर से बस बैठा ही हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ मेरा कोई काम नहीं, तो मैं कुर्सी से उठा और मैंने अपना ओवरकोट और अपना हैट और अपना मफलर उठाया और चलने के लिए मैं तैयार हो गया। मगर तभी सीढ़ियों से ऊपर आते किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। शेरलॉक ने मुझे बैठने का इशारा किया और कहा, अब थोड़ी देर और बैठो मेरे दोस्त, ये ग्रेगसन आ रहा है। शायद कोई हत्या वत्या का मामला होगा, तुम यहीं रुको। मैंने उससे हैरानी से पूछा, अब शेरलॉक, तुम्हें कैसे मालूम कि ग्रेगसन ही आ रहा है? कोई और भी तो हो सकता है। शेरलॉक बोला, नहीं, ये ग्रेगसन ही है, क्योंकि लेस्ट्रेड तो दुबला पतला है, उसके कदमों की आहट इतनी भारी भरकम नहीं हो सकती। और अगर ये कोई और अनजान आदमी होता तो मिसेस हडसन उसके साथ ऊपर तक आती और उनके कदमों की आहट भी हमें साथ में सुनाई देती। तभी शेरलॉक के कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मफलर से अपने कानों को लपेटे हुए एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में आ गया। उसने अपने हेड को एक कुर्सी की ओर उछाल दिया और फिर जैसे ही उसने अपने चेहरे पर से मफलर हटाया तो हमने देखा कि वो ग्रेगसन ही था। शेरलॉक का अंदाजा एकदम सटीक था। शेरलॉक ने ग्रेगसन से कहा, आओ आओ ग्रेगसन, बताओ क्या बात है। फिर शेरलॉक ने मेरी तरफ एक शरारत भरी नजर डाली और दोबारा ग्रेगसन से बोला, तुम्हें जरूर कोई बड़ी मुसीबत यहां तक खींच लाई है ग्रेगसन, वरना तो तुम ऐसे तूफान में बाहर थोड़ी ना निकलते। ये कुर्सी यहां फायरप्लेस के पास खिसका लो और आराम से बैठ जाओ। ग्रेगसन ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, एक पल भी गंवाना अच्छा नहीं होगा मिस्टर होम्स। डर्बी शहर जाने वाली ट्रेन आधे घंटे में छूटती है, जल्दी करो, नीचे टैक्सी खड़ी है। फिर ग्रेगसन जरा मुस्कुराते हुए बोला, अब वैसे तो कुछ खास बात नहीं है केस में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम चलोगे तो अच्छा रहेगा। शेरलॉक मुस्कुराया और बोला, हाँ वो तो मैं समझ ही रहा हूं, लेकिन हुआ क्या है बताओगे? ग्रेगसन बोला, खून हुआ है होम्स। काउंटी पुलिस के टेलीग्राम से पता चला है कि काउंटी के डेप्यूटी लेफ्टिनेंट लॉर्ड जैकलिन कोप हेम्सवर्थ कैसल में मरे हुए पाए गए हैं। वैसे तो स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव ऐसे केसेस हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आया हूं। शेरलॉक ग्रेगसन की बात काटता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, जरा मुझे ये सामान ले लेने दो। उसी वक्त मैं भी कुछ कहने ही वाला था कि शेरलॉक बोल पड़ा, नहीं बिल्कुल भी नहीं वॉटसन, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे बिना वहां जाकर भला मैं क्या करूंगा वॉटसन? तुम भी मेरे साथ चलो, और तुम्हारे लिए भी मैंने सामान पैक कर लिया है। तुम जल्दी से अपनी पत्नी के लिए एक मैसेज लिख दो, मिसेस हडसन उसे दे आएंगी। हम शायद कल तक तो वापस आ ही जाएंगे, क्यों है ना ग्रेगसन? और फिर शेरलॉक जल्दी जल्दी सामान बैग्स में भरने लगा। उसके बाद हम टैक्सी में बैठे और सेंट पेनक्रॉस स्टेशन के लिए निकल पड़े। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गार्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुका था, तो जल्दी जल्दी में जो खाली डब्बा हमारे सामने आया हम उसी में चढ़ गए। शेरलॉक अपने साथ 3 कंबल ले आया था
हम तीनों आराम से बैठ गए। बाहर शाम घिरने लगी थी। शेरलॉक ने ग्रेगसन से कहा, हाँ, अब सारी घटना विस्तार से बताओ ग्रेगसन। बताओ कि पूरा मामला क्या है। ग्रेगसन बोला, मैं उससे ज्यादा नहीं जानता जो मैंने तुम्हें बताया था। शेरलॉक बोला, तुम काउंटी पुलिस के टेलीग्राम की बात कर रहे थे ना ग्रेगसन, उसके बारे में बताओ, उसमें क्या लिखा था। ग्रेगसन बोला, हाँ, उसमें लिखा था कि स्कॉटलैंड यार्ड से आने वाला पुलिस अधिकारी डर्बी शहर काउंटी गाइड और गैजेटियर जरूर पढ़ लें। मुझे यह सुझाव बड़ा अजीब सा लगा। शेरलॉक ने अपने बुझे हुए तंबाकू के पाइप को दोबारा जलाते हुए कहा, अजीब? यह सुझाव अजीब नहीं है ग्रेगसन, बल्कि अक्लमंदी से भरा हुआ है। क्या तुमने पढ़े वो दोनों? ग्रेगसन बोला, हाँ, पढ़े। गजेटियर में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि लॉर्ड जैकलिन कोप काउंटी के डेप्यूटी लेफ्टिनेंट हैं और उसके प्रमुख हैं, विवाहित हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। लोकल आर्कियोलॉजिकल समितियों से उनका खास संपर्क है। हाँ, लेकिन गाइड पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला, तो वो गाइड मैं अपने साथ ले आया हूं। उसने अपने ओवरकोट की जेब से गाइड निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा और फिर एकाएक बोल पड़ा, हाँ, ये रहा। हेम्सवर्थ कैसल एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में से बनाया गया था। 15th सेंचुरी के नक्काशीदार शीशों की खिड़कियां जो एग्नी कोट की लड़ाई के विजय समारोह के समय लगाई गई थी। 1574 में कोप फैमिली को कैथोलिक परिवारों से सहानुभूति रखने के कारण दंड दिया गया था। एक म्यूजियम है जो साल में एक बार जनता के लिए खोला जाता है। उसमें आर्कियोलॉजी की नजर से कई महत्वपूर्ण बर्तनों, मूर्तियों और सिक्कों का कलेक्शन है। वहां पर एक छोटी सी गिलोटीन भी है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर नेमेस में बनी थी। गिलोटीन दो खंभों के बीच लटके हुए एक धारदार आरे या भारी गंडासे वाला यंत्र था। जिस आदमी का सिर काटा जाना होता था उसकी गर्दन को गंडासे के नीचे रख दिया जाता था और फिर ऊंचाई से एक भारी चीज गंडासे के ऊपर टक्कर मारती थी, जिससे इंसान का सिर तुरंत ही कटकर अलग हो जाता था और सामने रखी एक टोकरी में गिर जाता था। इसका निर्माण किसी ने अपने मामा की हत्या के लिए किया था, लेकिन उसका मामा भाग निकला और उस गिलोटीन का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर कोप फैमिली ने नेपोलियन युद्ध के बाद उसे खरीद लिया और हेम्सवर्थ ले आए। बस यही कुछ है इसमें। यह बेवकूफी की बात है होम्स। न जाने क्या सोचकर इस गाइड को पढ़ने के लिए कहा था उस इंस्पेक्टर ने। हमारे लिए तो यह रिपोर्ट एकदम बेकार है होम्स। शार्लॉक ने ग्रेगसन की बात काटते हुए कहा, देखो ग्रेगसन, एकदम से किसी नतीजे पर मत पहुंचो। उसने बिना किसी कारण के ये सुझाव नहीं दिया होगा। खैर, चलो छोड़ो, जरा बाहर का नजारा तो देखो। घिरती शाम के आंचल में सूरज कैसा छिपता जा रहा है। सब कुछ अस्पष्ट है, लेकिन कोहरे की चादर में लिपटे हुए पदार्थ का फिर भी अस्तित्व है, भले ही इस समय हम उसे ना देख पा रहे हों। बस समझने की बात है। और फिर शेरलॉक खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबते हुए नजारे को ऐसे देखने लगा जैसे वहां कई रहस्य छिपे हों। ग्रेगसन मुस्कुराते हुए बोला, होम्स, तुम्हारी फिलॉसफी से भरी बातें मेरे समझ से तो बहुत दूर हैं। चलो, मैं एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं। और फिर ग्रेगसन ने कोने से सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली। करीब 3 घंटे बाद हम तीनों एक छोटे से स्टेशन पर उतरे। बर्फ गिरनी भी बंद हो चुकी थी। अलसाए गांव के मकानों की छतों के पीछे दूर दूर तक दलदली जंगलों के ढलान फैले हुए थे। पूरे चांद की रोशनी में वो दलदली जंगल चमक रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म के अंधेरे कोने से पुराने से कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी हमारी तरफ बढ़ा और हमारे पास आकर वो हमसे बोला, क्या आप लोग स्कॉटलैंड यार्ड से आए हैं? ग्रेगसन ने जवाब दिया, जी हाँ। ये जानकर उस गंदे कपड़े पहने हुए आदमी ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ हमसे हाथ मिलाया और बोला, हेलो, मैं इंस्पेक्टर डॉलिस हूँ।
बाहर गाड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और ये दोनों कौन हैं? उसने हमारी तरफ इशारा करते हुए ग्रेगसन से पूछा। ग्रेगसन ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुमने शेरलॉक होम्स का नाम तो जरूर सुना होगा। इंस्पेक्टर डॉलिस ने ग्रेगसन की बात काटते हुए अजीब से स्वर में कहा, नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मेरा ख्याल है कि यह काफी गंभीर हत्याकांड है, तो यहाँ किसी ऐरे गैरे का कोई काम नहीं है इंस्पेक्टर ग्रेगसन। लेकिन अगर स्कॉटलैंड वाले यही चाहते हैं तो फिर मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? चलिए आइए, काफी कड़ी सर्दी है यहाँ, यहीं खड़े रहे तो थोड़ी देर में हमारी कुल्फी जम जाएगी। थोड़ी ही देर में हमारी बग्घी गांव की सूनी सड़क से गुजर रही थी। इंस्पेक्टर डॉलिस ने कहा, आप लोगों के रहने का प्रबंध क्वींस हेड सराय में किया गया है, लेकिन पहले हम हेम्सवर्थ कैसल जाएंगे। हाँ ठीक है, ग्रेगसन ने कहा। तब तक तुम हमें केस के बारे में बताओ इंस्पेक्टर डॉलिस। बताओ कि ये तुमने टेलीग्राम में कैसा अजीब सा सुझाव दिया था। डॉलिस बोला, अरे सर, ये मामला सीधा सा है। सर कोप की हत्या की गई है और हम जानते हैं कि हत्यारा कौन है। असल में सर कोप का भांजा कैप्टन जेस्पर लोधियान हत्याकांड की रात से ही लापता है। उसके बारे में यहाँ पर मशहूर है कि वो बड़ा ही बदमाश आदमी था। शराबी, जुआरी, हमेशा ही औरतों के चक्कर में रहता था। जब हमें पता चला कि सर कोप की हत्या कर दी गई है और कैप्टन जेस्पर लापता है, तो हमें जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। आखिर उससे और क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। अब यहाँ पर ग्रेगसन जोर से भन्ना उठा, इंस्पेक्टर डॉलिस, अगर ये मामला इतना ही साफ था तो तुमने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों? और ऊपर से ये पढ़ने पढ़ाने के बारे में क्यों लिखा तुमने? इंस्पेक्टर डॉलिस थोड़ा आगे को झुककर थोड़ा फुसफुसाते हुए बोला, आपने उसे पढ़ा कि नहीं? सर कोप की गर्दन उसी गिलोटीन से काटी गई है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तब शेरलॉक होम्स, जो अब तक चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, उसने सवाल किया, अच्छा इंस्पेक्टर डॉलिस, आपके विचार से इतनी निर्दयतापूर्ण हत्या के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इंस्पेक्टर डॉलिस बोला, सर ऐसा लगता है कि शायद किसी बात पर दोनों के बीच कहा सुनी हुई होगी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जेस्पर बड़ा ही बदमाश और झगड़ालू किस्म का आदमी था। तभी उसने अपनी बग्घी की खिड़की से बाहर झांक कर कहा, अरे ये लो, हम तो पहुंच गए। जरा देखो तो रात में कितनी भयंकर लगती है ये जगह, हत्या के लिए एकदम उपयुक्त। मैंने खिड़की के शीशों से पर्दा हटाकर बाहर देखा। गांव की सड़क छोड़कर हमारी गाड़ी अब ऐसी संकरी सड़क पर चल रही थी जो घने पेड़ों के कारण एकदम घुप अंधेरी थी। वो बर्फ से ढके पहाड़ी ढलान पर चक्कर काटते हुए ऊपर चढ़ रही थी। पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा सा भवन था जिसकी ऊंची दीवारें रहस्यमयी पीली चांदनी में काली प्रतीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में हमारी बग्घी भवन के गेट से अंदर घुसकर उसके आंगन में जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर डॉलिस के खटखटाने पर उस भवन की लकड़ी का भारी भरकम दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। बटलर की पोशाक पहने हुए एक लंबा सा आदमी हमारे सामने खड़ा था। उसने हाथ में एक बड़ी सी जली हुई मोमबत्ती थामी हुई थी। उसने उस मोमबत्ती को अपने सिर से ऊपर किया ताकि वो हमारे चेहरों को अच्छे से देख सके। मोमबत्ती की रोशनी जब उसके मुंह पर पड़ी तब हमने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल थी, मानो जैसे वो परेशान हो और काफी समय से सोया ना हो और काफी थका हुआ हो। चेहरा परेशान था और होंठों के ऊपर आड़ी टेढ़ी बेढंग से कटी हुई लाल मूछें थी। वो हमें घूरता हुआ बोला, ये क्या, इतने सारे आदमी? वो जैसे बार बार हमें गिनने की कोशिश कर रहा था। वो फिर बोला, आपको समझ क्यों नहीं आता कि हम लोग बहुत परेशान हैं? ऐसे में हमें बार बार तंग करने क्यों आ जाते हैं? इतनी रात में मालकिन को परेशान करना अच्छी बात नहीं। अरे ठीक है स्टीवन, कोई बात नहीं। तुम्हारी मालकिन है कहाँ? इंस्पेक्टर डॉलिस ने नाराजगी भरे स्वर में बोला। मोमबत्ती की लौ थोड़ी सी फड़फड़ाई। ऐसा लगा जैसे स्टीवन के हाथ कांप गए। वो बोला, मालिक के साथ हैं, तब से बिल्कुल भी हिली नहीं है। वो वहीं कुर्सी पर बैठे एक टक मालिक को ताके जा रही हैं।
जरा सी पलक तक नहीं झपका रही हैं। डॉलिस ने पूछा, तुमने वहां कुछ छुआ तो नहीं ना? स्टीवन बोला, जी नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। डॉलिस ग्रेगसन की तरफ देखकर बोला, तो ठीक है, पहले हम म्यूजियम में चलते हैं जहां पे हत्या हुई। उसके बाद डॉलिस ने स्टीवन को आगे आगे चलने को कहा और वो आंगन में लगे घास के बीच में लगे हुए आड़े टेढ़े पत्थरों पर चलता हुआ दूसरी तरफ बनी इमारत की तरफ बढ़ा। हम सब स्टीवन के पीछे हो लिए, लेकिन तभी अचानक से शेरलॉक ने डॉलिस का हाथ पकड़ लिया और धीमी सी आवाज में उससे कहा, ये क्या डॉलिस, म्यूजियम तो दूसरी तरफ बना हुआ है और तुमने इस आंगन में से एक गाड़ी को गुजरने दिया। तुमने लोगों को आने जाने से मना क्यों नहीं किया? डॉलिस बोला, तो उससे क्या हो गया? शेरलॉक ने उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोर दिया और फिर ऊपर की तरफ हाथ उठाते हुए बोला, बर्फ डॉलिस, बर्फ। तुमने उस क्लू को मिट जाने दिया जिससे बहुत कुछ पता चल सकता था। देख रहे हो ना, बर्फ पर पैरों के निशान हैं। इंस्पेक्टर डॉलिस बोला, अरे पर हत्या तो म्यूजियम में हुई है, बर्फ से क्या होगा? डॉलिस ने इस तरह से समझाया जैसे वो किसी नासमझ बच्चे को समझा रहा हो। शेरलॉक के मुंह से निराशा भरी एक सांस निकली और वो सिर झुकाकर फिर से चलने लगा। वो समझ गया कि डॉलिस को समझाने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद हम लोग म्यूजियम में पहुंच गए। शेरलॉक के साथ रहते हुए मैंने बहुत से भयंकर नजारे देखे हुए थे, भयानक स्थितियों में संघर्ष भी किया था, लेकिन यहाँ का दृश्य अजीब ढंग से रहस्यपूर्ण और डरावना लग रहा था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत गुंबदाकार थी। छत से लटक रहे झूमर में छोटी छोटी मोमबत्तियां लटक रही थी। दीवारों पर वीरता के पदक और पुराने समय के हथियार सजे हुए थे। कांच के चौखटों में अंगूठियां और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जड़े हुए थे। ये सब कुछ मोमबत्ती की थरथराती लौ की रोशनी में बड़ा ही रहस्यपूर्ण लग रहा था। तभी मेरी नजर कमरे के बीचों बीच नीचे तिपाई पर रखे गिलोटीन पर गई। उस पर लगा लाल रोगन करीब करीब उड़ चुका था। बगल में एक लंबी चारपाई में एक लंबे पतले व्यक्ति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर नीले रंग की जैकेट थी। उसके दोनों हाथ एक कपड़े से उसकी कमर के पीछे बंधे हुए थे। एक सफेद कपड़े से वो जगह जहां उसका सिर था या होना चाहिए था, वो जगह पूरी तरह से ढकी हुई थी। उसके पास ही लाल बालों वाली एक बेहद ही सुंदर महिला बैठी हुई थी। हमारे पहुंचने की आहट सुनकर भी वो कुर्सी पर बैठी ही रही। उसके संगमरमरी चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। इंस्पेक्टर डॉलिस अपना गला खंखारते हुए बोला, आप सोई क्यों नहीं? मैं और इंस्पेक्टर ग्रेगसन आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मामले में पूरी खोज की जाएगी। अपराधी को कानून के हाथों दंड जरूर मिलेगा। तब उस महिला ने घूमकर हमारी तरफ देखा। मोमबत्ती के थरथराते प्रकाश में मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि व्यंग का भाव हो। उसने स्पष्ट स्वर में पूछा, स्टीवन कहाँ चला गया? फिर खुद ही बोली, हाँ, शायद लाइब्रेरी में गया होगा। इंस्पेक्टर डॉलिस बोला, मेरा ख्याल है कि उसे अपने मालिक की मौत का। इससे पहले कि इंस्पेक्टर डॉलिस अपनी बात पूरी करता, वो महिला अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी सांस अब तेजी से चल रही थी। वो एक हाथ से अपने गाउन का कोना कसकर पकड़े हुई थी। यह उसकी बेवकूफी है, वो महिला फुसफुसाई और उस कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, शेरलॉक घुटनों के बल उस गिलोटीन के पास बैठ गया और खून से सने हुए सफेद कपड़े को हटाकर उसने उस सिर कटी लाश को देखा और बोला, इस गिलोटीन के एक ही वार से सिर कटकर अलग हो गया होगा और कमरे के फर्श पर लुढ़क गया होगा। शेरलॉक आगे बोला, अच्छा ये बताओ डॉलिस कि तुम्हें इसका कटा हुआ सिर कहां पर मिला? इंस्पेक्टर डॉलिस बोला, अरे इनका सिर तो हमें मिला ही नहीं।
शर्लॉक काफी देर तक घुटनों के बल बैठा बैठा इंस्पेक्टर डॉलिस को बस ताकता ही रहा। फिर बोला, मुझे लगता है इंस्पेक्टर डॉलिस कि तुमने अब तक सबूतों से ज्यादा अंदाजों से काम लिया है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि इस सब के बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। इंस्पेक्टर डॉलिस बोला, देखें मिस्टर होम्स, मेरा ख्याल है कि कल रात किसी टाइम सर कोप और कैप्टन जैस्पर के बीच झगड़ा हुआ होगा। उसके बाद में हाथापाई की नौबत आई होगी। कैप्टन जैस्पर ने सर कोप पर काबू पा लिया होगा और फिर उसने इस हथियार से उनकी हत्या कर दी होगी। जिस समय उनका सिर कलम किया गया था उस वक्त वो जिंदा थे। ये बात इससे जाहिर हो जाती है कि जैस्पर को उनके हाथ बांधने पड़े थे। सिर कटने के बाद सर कोप के धड़ को सबसे पहले स्टीवन ने देखा। बाद में मुझे खबर मिली तो मैंने बकायदा जांच पड़ताल की, उनके शरीर की शिनाख्त कराई और नौकरों के बयान भी लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जैस्पर यहां से भागा किस तरह, तो मैं आपको वो भी बता दूं मिस्टर होम्स। अस्तबल से एक घोड़ी गायब है। मुझे यकीन है कि जैस्पर उसी घोड़ी में सवार होकर भागा होगा। शर्लॉक मुस्कुराया और बोला, काफी जानकारी दे दी तुमने डॉलिस। मैं तुम्हारी थ्योरी समझ गया हूं। तुम्हारे हिसाब से दोनों आदमियों के बीच बुरी तरह से लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कमरे का फर्नीचर लड़ाई के दौरान जरा सा भी इधर से उधर ना हो, इधर उधर रखे कांच के केस टूटने ना पाए, जबकि ये केस इस तरह के हैं कि जरा सा हाथ पैर लगने से ही टूट जाएं। उसके बाद हत्यारे ने अपने विरोधी की हत्या की और फिर एक हाथ में सूटकेस और दूसरे में मृतक की खोपड़ी लेकर घोड़ी पर चढ़कर बैठा और फिर आराम से यहां से चला गया। क्यों, मैंने सही कहा ना डॉलिस? इंस्पेक्टर डॉलिस ने इस बात का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। 10 मिनट तक मैं और ग्रेगसन उत्सुकता के साथ और इंस्पेक्टर डॉलिस गुस्से के साथ शर्लॉक की अजीबोगरीब हरकतों को देखते रहे। शर्लॉक अपने हाथों और घुटनों के बल पूरे कमरे में रेंगता रहा। कभी रुक जाता तो कभी कुछ बड़बड़ाता तो कभी झुककर फिर से कुछ देखने लगता। थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचता हुआ उठ खड़ा हुआ, फिर एकदम से बोला, यहां पर कुछ नहीं है दोस्तों। यह हत्या प्री प्लान थी, यानी सोची समझी साजिश के तहत सर कोप की हत्या की गई है। यह कोई झगड़ा या हीट ऑफ द मोमेंट में उठाया गया कदम नहीं है। इंस्पेक्टर डॉलिस ने पूछा, तो फिर सर कोप के हाथ क्यों बांधे गए? शर्लॉक बोला, वो इसलिए कि देखने वालों को भ्रमित किया जा सके। जब इसे यहां लाया गया होगा तब इसके हाथ पहले से ही बंधे हुए होंगे। यह सुनकर डॉलिस हंस पड़ा और बोला, यहां आप गलती कर रहे हैं मिस्टर होम्स। इनके हाथों में बंधा हुआ कपड़ा यहीं की खिड़कियों में लटके हुए पर्दों में से किसी एक पर्दे से लिया गया है। ये देखिए, ये वाला पर्दा फटा हुआ है। शर्लॉक बोला, नहीं डॉलिस, ये कपड़ा किसी दरवाजे या खिड़की के पर्दे का कपड़ा नहीं है। खिड़कियों पर लगे हुए पर्दों का रंग धूप के कारण उड़ चुका है, लेकिन ये कपड़ा जरा देखिए, इसे लीजिए और खिड़की के पर्दों से मैच कीजिए, तब आपको अंतर दिखाई देगा। खिड़की के पर्दों को जानबूझकर फाड़ा गया है ताकि जांच करने वालों को भ्रम में डाला जा सके। उसके बाद इंस्पेक्टर ग्रेगसन और इंस्पेक्टर डॉलिस ने कुछ बातें की और फिर ग्रेगसन ने शर्लॉक के पास आकर कहा, आधी रात बीत चुकी है मिस्टर होम्स, अब हमें गांव लौट चलना चाहिए। हम कल स्वतंत्र रूप से जांच करेंगे। यहां पर मैं इंस्पेक्टर डॉलिस की बात से एकदम सहमत हूं कि हम बेमतलब की थ्योरी बना रहे हैं और इस बीच हत्यारा हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। यह सुनकर शर्लॉक ने गंभीर स्वर में पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं ग्रेगसन, कि क्या इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए मुझे सरकारी तौर पर नियुक्त किया गया है? जी नहीं, यह जवाब इंस्पेक्टर डॉलिस ने दिया। शर्लॉक ने कहा, हाँ तो ठीक है, फिर मैं और वॉटसन जरा आंगन में जा रहे हैं, बस सिर्फ 5 मिनट, हम अभी आते हैं। ऐसा कहकर मैं और शर्लॉक उस कमरे से बाहर आ गए। बाहर निकलते ही तेज हवा का थपेड़ा सा लगा। मैं अंधेरे में शर्लॉक होम्स की हाथ की लालटेन का धुंधला प्रकाश देखते हुए बर्फ से ढके आंगन में बने रास्ते पर चल रहा था। यह रास्ता भवन के मुख्य द्वार तक जाता था।
बाहर निकलते ही शेरलॉक झल्ला उठा। इन लोगों ने तो बेवकूफी की हद कर दी। जरा देखो तो, यहां जमीन पर इतनी धपाचौड़ मचा रखी है कि शायद 100 आदमी भी ना मचा पाते। ये देखो, बर्फ में 3 जगह गाड़ियों के और घोड़ों के खुरों के निशान हैं, और ये वाले डॉलिश के जूतों के निशान। और ये देखो, ये एक औरत के पैरों के हल्के निशान हैं। शायद वो दौड़ रही थी। जरूर मिसेस कोप ही होंगी, क्योंकि उनके अलावा तो कोई और औरत हमें यहां दिखाई नहीं दी। और ये वाले जूतों के निशान, ये पक्का स्टीवन के जूतों के निशान हैं। ये देखो, चौकोर पंजों वाले उसके जूतों के निशान। तुमने उसके जूते देखे थे ना वॉटसन, जब उसने हमारे लिए दरवाजा खोला था। शेरलॉक के हाथ के लालटेन की रोशनी इधर उधर हिल रही थी। शेरलॉक थोड़ा रुका, फिर आगे बढ़ गया। फिर अचानक से वो चिल्लाया, अरे ये देखो, पंप शू के निशान, जंप शू के निशान मेन गेट से आ रहे हैं। देखने से किसी लंबे आदमी के मालूम होते हैं। गहरे निशानों से लगता है जैसे उसने कोई भारी वजन वाली चीज उठा रखी थी, क्योंकि कदम थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं और एड़ी के बजाय पंजों के निशान ज्यादा साफ हैं। जब कोई आदमी बोझा लेकर चलता है तो वो हमेशा अपना वजन आगे डालते हुए चलता है। और ये देखो, यहां पर वो आदमी यहां से वापस लौटा है। देखो, कदम वापस आ रहे हैं। लेकिन इस बार कदमों के निशान उतने गहरे नहीं हैं, यानी कि उसने अपना बोझ अंदर ही छोड़ दिया है। फिर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाते हुए शेरलॉक ने एक अंगड़ाई ली और बोला, अब काफी काम हो गया है वॉटसन, अब हम गांव चल सकते हैं। उसके बाद हम सभी बग्घी में बैठकर वापस वहां से गांव की तरफ आने लगे। पूरे रास्ते भर हम लोग चुप थे और कुछ देर बाद हम लोग सराय पहुंच गए। जब सराय के दरवाजे से इंस्पेक्टर डॉलिस विदा होने लगा, तब शेरलॉक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर डॉलिस, हत्यारा जो है वो एक लंबा और पतला आदमी है। उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। बायां पैर थोड़ा घसीट कर चलता है और टर्किश सिगरेट पीता है, वो भी होल्डर लगाकर। तो इंस्पेक्टर डॉलिस बोला, ये तो कैप्टन लोधियान है। मैं पैर और सिगरेट वाली बात नहीं जानता, लेकिन तुमने जो बताया मिस्टर होम्स, वो पूरा हुलिया उसी का है, लंबा और पतला। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बताया मिस्टर होम्स? शेरलॉक बोला, तुम्हारी इस बात का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इंस्पेक्टर डॉलिस। ये बताओ कि ये कोप फैमिली पहले कैथलिक रही है क्या? इंस्पेक्टर डॉलिस ने अपना माथा खुजाते हुए कहा, कैथलिक? हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से ये फैमिली पुराने जमाने में कैथलिक ही थी, लेकिन इस हत्याकांड से इस बात का क्या संबंध है? शेरलॉक बोला, अरे नहीं, कोई खास बात नहीं है, मैं बस यूं ही उत्सुक था जानने के लिए। उसके बाद इंस्पेक्टर डॉलिस वहां से चला गया। ग्रेगसन पहले ही जा चुका था। अगले दिन सुबह हम सभी फिर से हेम्सवर्थ कैसल पहुंच गए, जहां यह सारा कांड हुआ था। शेरलॉक और मुझे वहां दरवाजे पर छोड़कर दोनों पुलिस ऑफिसर ग्रेगसन और डॉलिस पूछताछ करने के लिए कहीं चले गए। दरवाजे पर दस्तक देने पर बटलर स्टीवन ने दरवाजा खोला। उसके पीछे पीछे हम हॉल में पहुंचे तो इधर उधर देखते हुए शेरलॉक ने स्टीवन से पूछा, ये खिड़कियां बड़ी सुंदर है ना? उसकी नजर खिड़कियों के रंगीन नकाशीदार शीशों पर टिकी हुई थी, जिनसे सूरज की धूप कमरे के पुराने पत्थरों के फर्श के ऊपर तरह तरह के रंग बिखेर रही थी। बटलर स्टीवन ने कहा, जी हां, बहुत खूबसूरत हैं ये खिड़कियां। शेरलॉक ने उससे फिर पूछा, लगता है तुम यहां काफी अरसे से काम कर रहे हो स्टीवन? स्टीवन बोला, जी, हमारे घर वाले यहां कम से कम 2 शताब्दियों से काम कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते स्टीवन की आवाज थोड़ी सी रुआसी सी हो गई। शेरलॉक बोला, इस वंश का इतिहास काफी गौरवपूर्ण और रोचक रहा है ना स्टीवन? स्टीवन बोला, जी हां सर, आपने सही कहा। शेरलॉक फिर बोला, मैंने सुना है स्टीवन कि ये गिलोटीन इस वंश में किसी को मारने के लिए बनाई गई थी, ये सच है? स्टीवन बोला, जी हां, ये सच है। ये मार्क रेने के लिए बनाई गई थी। वो उससे बहुत नफरत करते थे,
क्योंकि वो परंपरावादी थे। शेरलॉक ने हैरानी से पूछा, परंपरावादी मतलब? स्टीवन बोला, जी असल में औरतों के बारे में उसके कुछ अजीब से अंधविश्वास थे। शेरलॉक ने पूछा, किस तरह के अंधविश्वास है स्टीवन? स्टीवन बोला, जी ठीक ठाक तो मैं भी नहीं बता सकता, पर हाँ मैंने कुछ सुना जरूर है। लाइब्रेरी में मौजूद वंश पुस्तिका में ये सब कुछ साफ साफ नहीं लिखा है। यह सुनकर शेरलॉक ने लाइब्रेरी में जाने की इच्छा जाहिर की। स्टीवन बड़बड़ाया, आप लाइब्रेरी देखना चाहते हैं, लेकिन वहां तो पुरानी किताबों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और फिर हमारी मालकिन को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद वो अप्रसन्न भाव से हमें एक कमरे में लेकर गया। उस कमरे की छत काफी नीची थी, चारों तरफ किताबें लगी हुई थी। एक तरफ दीवारों के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना सा फायरप्लेस था जिसमें आग बुझी हुई थी। शेरलॉक बारीक नजरों से देखता हुआ इधर उधर घूमने लगा, फिर एक जगह रुका और अपने तंबाकू वाले पाइप को सुलगाते हुए बोला, थैंक यू स्टीवन, काफी अच्छी जगह है ये, लेकिन यहां पर ये भारतीय कालीन क्या कर रही है? स्टीवन हैरानी से बोला, क्या भारतीय? नहीं नहीं, ये तो ईरानी कालीन है। शेरलॉक जिद करता हुआ बोला, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम भारतीय है। इस बार स्टीवन को गुस्सा आ गया। वो बोला, मैं आपको बता रहा हूं ना सर कि ये ईरानी कालीन है। जरा ये देखिए, इसके ऊपर अरबी अक्षर भी गड़े हुए हैं। लेंस लगाकर देख लीजिए, तब आपको नजर आएंगे। तभी शेरलॉक ने टेबल में रखी माचिस की तीलियां नीचे गिरा दी। स्टीवन बोला, अरे ये क्या, आपने तो सारी तीलियां नीचे गिरा दी। तो शेरलॉक एक एक करके सारी तीलियां उठाने लगा। मैं भी झुककर उसकी मदद करने लगा। जब हम खड़े हुए तो शेरलॉक बोला, वाकई स्टीफन, तुमने सही कहा था, ये कालीन सही में ईरानी ही है। शायद मुझे पहचानने में गलती हो गई थी। अब चलो वॉटसन, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में शहर जाने वाली है। इतना कहकर वो मुझे खींचता हुआ बाहर ले आया। हम हेम्सवर्थ कैसल से बाहर आ गए। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि मेन गेट से बाहर निकलकर शेरलॉक उस गलियारे की तरफ मुड़ गया जो अस्तबल की तरफ जाता था। मैंने उससे पूछा, शेरलॉक, क्या तुम उस घोड़ी के बारे में पूछताछ करने जा रहे हो? शेरलॉक बोला, अरे नहीं नहीं वॉटसन, वो घोड़ी तो घर के किसी फार्म में सुरक्षित है, जिसे ढूंढने के लिए ग्रेगसन मारा मारा फिर रहा है। ऐसा कहते कहते शेरलॉक घोड़े की थान पर गया और वहां से एक गट्ठर सूखी घास का ले आया। उस गट्ठर को मेरे हाथ में थमाते हुए वो फिर से अंदर गया और एक और गट्ठर ले आया। मैंने हैरानी से पूछा, इनका क्या करोगे शेरलॉक? शेरलॉक बोला, इनका फायदा ये होगा वॉटसन कि हम इनकी आड़ लेकर मेन गेट तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे मेन गेट तक पहुंच गए। शेरलॉक ने अपने होठों पर उंगली रखी और धीमे से दरवाजा खोला। अंदर लकड़ी का बहुत सारा सामान भरा पड़ा था। हम अंदर चले गए और घास के दोनों गट्ठर को जमीन में पटक दिया। फिर शेरलॉक बोला, हम यहां एकदम सुरक्षित रहेंगे वॉटसन, क्योंकि यह कमरा पत्थर का बना हुआ है। फिर उसने वहां पड़ी रबर की 2 बरसातियों को उठाते हुए कहा, इनसे हमें काफी मदद मिलेगी वॉटसन। फिर उसने एक मोमबत्ती जलाई और घास के गट्ठरों के ऊपर डाल दी। थोड़ी ही देर में बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। धुआं खिड़कियों से निकलकर बाहर फैलने लगा। आग इतनी बढ़ चुकी थी कि हम तक भी पहुंच रही थी। रबर की बरसातियां भी जलने लगी। धुआं हमारे फेफड़ों में घुस चुका था। मैंने शेरलॉक से कहा, ये क्या कर रहे हो शेरलॉक, हम दम घुटकर मर जाएंगे। धुएं की जलन से मेरी आंखों से बुरी तरह से पानी बह रहा था। शेरलॉक ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मगर मेरी बाह पर उसकी उंगलियों की पकड़ और सख्त हो गई। फिर वो फुसफुसाया, वॉटसन, बस कुछ सेकंड्स और ठहरो, देखो क्या होता है। बस तभी बाहर से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। कोई डर से चिल्लाने लगा, हे आग, आग, ये आग कैसे लग गई?
ये आवाज स्टीवन की थी। वो चिल्लाता हुआ हॉल में भाग गया। शेरलॉक मुझसे बोला, अब चलो वॉटसन। ऐसा कहकर वो मुझे खींचता हुआ बाहर ले आया और भागता हुआ लाइब्रेरी तक पहुंच गया। लाइब्रेरी का दरवाजा आधा खुला हुआ था तो हम एकदम से अंदर घुस गए। एक आदमी दीवार के बीचों बीच लगे हुए उस पुराने से बुझे हुए फायरप्लेस पर पागलों की तरह हाथ मार रहा था और चिल्ला रहा था, मालिक मालिक, घर में आग लग गई है मालिक। तभी शेरलॉक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ नहीं स्टीवन, बस एक बाल्टी पानी से ये आग बुझ जाएगी। तुम एक काम करो, अपने मालिक को कहो कि हमारे पास आ जाएं। स्टीवन ने आग उगलती आंखों से हमें घूरा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिजी हुई थी। वो लगभग गुर्राते हुए बोला, ओह, तो तुमने हमारे साथ चालाकी खेली। तभी उस पुराने बुझे हुए फायरप्लेस का एक पल्ला एक तरफ को खुल गया और उस कालिख भरे आतिशबान में से एक आदमी बाहर निकलकर खड़ा हो गया। वो ऊपर से लेकर नीचे तक धूल भरी कालिख से सना हुआ था, इतना कि पहचाना भी नहीं जा रहा था। उसका चेहरा सफेद हो रखा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। शेरलॉक उससे बोला, वेलकम सर कोप, आइए और इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। यह सब देखकर मैं बेहद ही हैरान था। वो आदमी भारी कदमों से चलता हुआ कुर्सी पर आराम से बैठ गया और थकी हुई आवाज में बोला, आप पुलिस के आदमी हैं ना? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर सर कोप के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने हमें एक छोटी सी काली शीशी दिखाई। शेरलॉक ने उस शीशी को देखा और फिर लॉर्ड कोप से पूछा, क्या आप बीमार हैं? लॉर्ड कोप बोला, नहीं, मैं मर रहा हूं। शेरलॉक मामले को तुरंत ही समझ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वॉटसन, जरा देखो, कुछ किया जा सकता है क्या? मैंने उस आदमी की नब्ज देखी। वो बहुत धीमी चल रही थी। मैंने शेरलॉक की तरफ देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं शेरलॉक, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लॉर्ड कोप ने बड़ी मुश्किल से अपने पैर फैलाए और धीमे स्वर में बोले, आपने सच्चाई का पता कैसे लगाया? शेरलॉक ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, अब वैसे तो शुरू में काफी उलझने थी, लेकिन बाद में मेरे सामने सब स्पष्ट हो गया कि रहस्य की कुंजी सिर्फ इन दो बातों में है। एक, हत्या के लिए गिलोटीन का प्रयोग, और दूसरा, हत्या के बाद कटे हुए सिर का गायब हो जाना। मैंने अपने आप से कई बार सवाल किया कि ये कौन आदमी हो सकता है जो इस काम के लिए गिलोटीन का इस्तेमाल करे, जबकि हत्या के लिए तो कोई भी हथियार इस्तेमाल किया जा सकता था। और इस बात का उत्तर मुझे ये समझ में आया कि गिलोटीन का इस्तेमाल सिर्फ वही आदमी करेगा जिसके लिए इस गिलोटीन का सिंबॉलिक रूप से बहुत ज्यादा महत्व हो, यानी कोई पुराना आदमी। लॉर्ड कोप ने करीब करीब फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, इसे रहने के आसामियों ने बनाया था, क्योंकि उसने अपने धन बल पर कुल की औरतों पर अत्याचार किए थे। आप जरा जल्दी कीजिए, मेरा दम घुट रहा है। शेरलॉक ने सिर हिलाकर कहा, अब हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैंने सोचा कि ये न्यू बीनी का इलाका तो है नहीं जहां पर प्रतिहिंसा के कारण लोग अपने दुश्मन का सिर काटकर अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर सिर के गायब होने का क्या कारण होगा? इसका एक ही साफ मतलब था कि हत्यारा मृतक की पहचान छुपाना चाहता था। बस फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। शेरलॉक ने लॉर्ड कोप से पूछा, अच्छा तो ये बताइए लॉर्ड कोप कि आपने कैप्टन लोधियान के सिर का क्या किया? लॉर्ड कोप बुझी हुई आवाज के साथ बोले, मैंने और स्टीवन ने मिलके उसके सिर को घर के तहखाने के अंदर जमीन में दफना दिया। शेरलॉक ने अपने कंधे उचकाए और बोला, बस बाकी सब तो बहुत आसान था, क्योंकि मृतक के शरीर पर आपके कपड़े होने की वजह से उसकी पहचान आपके रूप में हो गई। मैंने सोचा कि अगर हत्यारे ने सिर छुपाया है
तो वो पहचान के लिए कपड़े बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उनको भी बदल देगा। और ये कपड़े हत्या करने से पहले ही बदल दिए गए थे। आपने उसे मारने से पहले ही उसके कपड़े उतार कर उसे अपने कपड़े पहना दिए थे। ये बात मैंने शुरू में ही कह दी थी कि म्यूजियम में संघर्ष या लड़ाई झगड़े के कोई चिन्ह नहीं थे। इसलिए ये साफ था कि मृतक को बेहोशी की हालत में कहीं और से लाया गया था। अब अगर वो शव लॉर्ड जैकलिन कोप का नहीं था तो फिर किसका था? ये बात भी एकदम साफ थी, क्योंकि तथाकथित हत्यारा आपका भांजा जैस्पर लोधियान वो भी लापता था। तो फिर भला वो लाश उसके अलावा और किसकी हो सकती थी? मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये लोधियान ही है। तब मैंने शेरलॉक से कहा, अब तो शेरलॉक, तुमने इंस्पेक्टर डॉलिश को हत्यारे का हुलिया कैसे बता दिया था? शेरलॉक बोला, मृतक के शरीर को देखकर, क्योंकि जब शरीर को देखकर ही व्यक्तित्व का निर्णय होना था तो दोनों के शरीरों में समानता होनी जरूरी थी। म्यूजियम में 2 ऐश ट्रे रखी हुई थी, उसमें होल्डर में लगाकर पी गई ताजी सिगरेट का टोटा रखा हुआ था। कोई नशे का आदी इंसान ही उस भयानक सिचुएशन में सिगरेट पीने की हिम्मत कर सकता था। और फिर ऊपर से बर्फ में बने पैरों के निशानों से यह भी स्पष्ट था कि कोई आदमी म्यूजियम के अंदर से भारी सामान लेकर बाहर निकला था और फिर बिना बोझे के साथ वापस लौटा था। तो अब मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी सारी बातें आप लोगों को समझा दी हैं। इतना कहकर शेरलॉक होम्स चुप हो गया। कुछ देर उस कमरे में चुप्पी छाई रही और फिर लॉर्ड जैकलिन कोप ने मौन भंग करते हुए कहा, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इसलिए सब बता देना चाहता हूं जिससे कि आप मेरी आखिरी इच्छा में कोई विघ्न ना डाल सकें। आप शायद ये नहीं जानते कि जैस्पर लोधियान को फौज से निकाला गया था। जब वो मेरे पास आया तो उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। मैंने उसे अपने पास रखा और हर तरह से उसकी मदद की। मैंने अपने से बहुत कम उम्र की सुंदर स्पेनिश लड़की से शादी की थी। वही अभी मेरी वर्तमान पत्नी है। उसका स्वभाव शुरू में बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच मेल मिलाप बढ़ने लगा। मैं ये सब देखकर चुप था, मैंने कुछ नहीं कहा। सच तो ये है कि शुरू में मैं कुछ समझ नहीं पाया था, और जब मुझे समझ आया तो उस वक्त मेरे जीवन में बस एक ही बात बाकी रह गई थी, बदला। एक रात मैं और जैस्पर इसी कमरे में बैठे हुए थे। उसकी शराब में मैंने बेहोशी की दवा मिला दी थी। उस पर दवा का पूरा असर होता उससे पहले ही मैंने उसे अपना उद्देश्य बता दिया और ये कह दिया कि इस कलंक की कालिमा को सिर्फ उसकी मौत ही मिटा सकती है। पहले तो वो गुर्राया और निर्भीक होकर कहता रहा कि वो अपनी और मेरी पत्नी की कलंक की कहानी सबको बता देगा। ये बात सुनकर मेरा खून और खौल गया। लेकिन फिर जब मैंने उसे अपनी योजना बताई तो उसे सुनकर वो कांप उठा। बाकी तो आप जानते ही हैं। जब वो दवाई के असर से बेहोश हो गया तब मैंने उसे अपने कपड़े पहना दिए और उसके हाथ खिड़की के पर्दे के कपड़े से बांध दिए और मैं उसे उठाकर म्यूजियम में ले गया। फिर मैंने वहां गिलोटीन की मदद से उसका सिर काट दिया। उसकी हत्या करने के बाद मैंने स्टीवन को बुलाया और उसे सिचुएशन समझाई। उसने भी मेरा साथ दिया। स्टीफन अस्तबल में गया। उसने वहां से एक घोड़ी ली और उसे दलदल की तरफ हाँक आया, जिससे लोगों के बीच भ्रम बना रहे कि हत्यारा घोड़ी लेकर भाग गया है। उसके बाद मेरा कहीं छुप जाना भी जरूरी था। शायद आप जानते हो कि हेम्सवर्थ नाम का ये विला पुराने जमाने में एक कैथलिक परिवार के पास था और इसमें उस टाइम के रिवाज के मुताबिक एक प्रीस्ट हॉल था। मैं
उसी हॉल में छुप गया। रात में मैं उस हॉल से बाहर निकल आता और लाइब्रेरी में स्टीवन के लिए आदेश लिख कर रख देता। ये बात सुनकर शेरलॉक मुस्कुराया और बोला, हाँ, इसी कारण मेरा शक पक्का हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी में ईरानी कालीन पर 5-6 जगह आपकी फेवरेट ताज़ी तंबाकू बिखरी पड़ी थी। अच्छा, उसके बाद आपका अंतिम लक्ष्य क्या था? लॉर्ड जैकलिन कोप बोले, मेरे लिए इससे बड़ा लक्ष्य और क्या ही हो सकता था कि मैं अपने घराने की इज्जत इस दुनिया की नजरों में ना गिरने दूं। तो अपने घराने की इज्जत को बचाने के लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। स्टीवन मेरे विश्वास का आदमी था। मेरी पत्नी को भी ये सारी बातें मालूम थी, लेकिन वो भी अपना अपराध बताए बिना, अपने आप को बेइज्जत किए बिना इस रहस्य को कैसे खोल सकती थी, इसलिए वो भी चुप रही। इस हत्या के बाद मुझे लगा कि मेरा जीना अब बेकार है, इसलिए मैंने निश्चय किया कि ये जहर पीकर मैं बाहर निकलूं और मर जाऊं, फिर चाहे जो भी हो। मेरे बदले की आंख तो बुझ ही चुकी थी। विश्वास कीजिए, अगर आप नहीं आते तो भी मैं अपने आप बाहर निकल आता और स्टीवन के नाम अपने मृत शरीर को घरेलू तहखाने में दफनाने के लिए एक खत लिखकर रख देता। अब ये आपके हाथ में है मिस्टर, कि आप मेरे इस रहस्य को दुनिया के सामने उजागर होने देते हैं या नहीं। शेरलॉक ने अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और बड़े ही कोमल स्वर में कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर कोप कि मैं बिल्कुल निजी तौर पर यहां आया हूं। आप मेरा यकीन कीजिए, कोई भी बात यहां से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। मैं स्टीवन को बुलाता हूं, वो आपकी कुर्सी को प्रीस्ट हॉल में धकेलकर गुप्त दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देगा। कोई भी इंसान इस रहस्य को कभी नहीं जान पाएगा। तो ठीक है, तब तो ऊपरी अदालत में मेरे गुनाहों का फैसला होगा। लॉर्ड जैकलिन कोप ने टूटती सांसों के साथ कहा और फिर एक लंबी सांस छोड़कर उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।